अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज किसी ने एक तस्वीर भेजी, दुख भी हुआ और खुशी भी हुई। एक काफिर मुल्क के एक वजीर आला अपने अवाम के लिए किस तरह की सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं, रिलीफ पहुंचा रहे हैं। ये है एक काफिर, एक हिंदू मुल्क हिंदुस्तान के वजीर आला की, जो आम पार्टी के वजीर आला हैं और वो गरीबों का बड़ा ख्याल रखते हैं। उनके पहले भी प्रोग्राम हमने जब पेश किए, लेकिन आज की तस्वीर ने आंखें खोल दी। मैंने सोचा कि चलें, मैं स्वीडन आज पता करूंगा। हमारे अब्दुल कयूम साहब हैं, एक मुसलमान मुल्क, इस्लामी ताकत, एक एटमी ताकत, और हमारे ठाठ बाट। और जब हम यूरोप में जाते हैं अपने खान साहब में, और बावर्ची भी साथ लेके जाते हैं, और पाकिस्तान में भी जायदादें और पूरी दुनिया में भर में जायदादें हमारे सियासतदानों ने, हमारे जजेस ने, हमारे जनरल ने बना दी हैं। क्यों पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सका, अब्दुल कयूम साहब अच्छी तरह जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी नसीर साहब। मैंने आपको तस्वीर पोस्ट की, आपको दिली रंज भी हुआ होगा, खुशी भी हुई होगी। तो बताइएगा, पाकिस्तान क्यों तरक्की नहीं कर सका, और हमारे हुक्मरान और हमारे, जिसको हम कहते हैं कि हिंदू, या हम कहते हैं कि काफिर, या हम कहते हैं दुश्मन मुल्क, हिंदुस्तान और बांग्लादेश भी तरक्की कर गया, हम पीछे के पीछे चले गए। जी नसीर साहब, आपने तमहीद के अंदर ही सारा जवाब दे दिया है। जी आप देखें कि दो कौमें अपने मुल्क के लिए काम करती हैं, मुल्क को तरक्की देना चाहती हैं, मुल्क की दौलत को अपनी दौलत नहीं बल्कि मुल्क की दौलत समझती हैं, और अपनी तनख्वाह जो उनको मिलती है उसको हलाल करना जानते हैं, जी हलाल की रोटी खाना जानते हैं। जी वो कौमें तरक्की कर गई हैं। जो आपने मिसाल दी और जो तस्वीर आपने भेजी, यकीन करें मुझे भी एक झटका लगा जी कि कहाँ वो लोग और कहाँ हम लोग। जी आप वहां पे हमारे जो ऑफिसर्स हैं, जो आपने अफसर बनाए हुए हैं डिफरेंट महकमों में, और कितने कितने ऑफिसर्स हैं, उनको जो सहूलियात दी गई है वो यूरोप में किसी अफसर के पास नहीं है। जी वो तमाम तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक, चाहे वो अमेरिका है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, चाहे यूरोप है, इवन चाइना है या रशिया है, उनको ये सहूलतें नहीं मिलती। मैं आपको एक छोटी मिसाल दूं कि मैं किसी जमाने में सीरिया में होता था, और मैं वो बड़ा पोश एरिया था, मुझे 8वीं मंजिल पे घर मिला था। मेरे ऊपर सीरिया के बड़े बड़े काबल यानी बड़ी हाई पोस्टों के लोग रहते थे, पायलट रहते थे, और रशियन भी रहते थे उसके अंदर। लिफ्ट में कभी कभी हम देखते थे कि रशियन नीचे ऊपर चढ़ रहे हैं। तो उनकी बेगमात यानी खुद थैले लेके बसों पे जाती थी, सब्जियां लेती थी, वापस आती थी हाथ में सब्जियां उठाई हुई, और फिर लिफ्ट से ऊपर अपने घरों में जाती थी। ये ये जो कंसेप्ट है, ये इस्लाम का कंसेप्ट था। अपना काम खुद करो, हलाल की रोटी खाओ, दयानतदारी से काम करो, बेईमानी नहीं करनी, धोखा नहीं करना किसी शख्स के साथ। तो मुल्क के साथ धोखा करना तो गद्दारी है। जो कुछ इंडिया का ये जो चीफ मिनिस्टर है दिल्ली का, इसने अपने लोगों के लिए किया कि चीफ मिनिस्टर होके लोगों के घर बिजली ठीक करने के लिए जाता था, जो कंप्लेंट करता था उसका काम खुद करने जाता था। और ये आज चीफ मिनिस्टर भी है, एक बड़ी पार्टी का सरबराह भी है। पाकिस्तान के अंदर नसीर साहब जो 75 साल हम नहीं चले, शहनशाह क्या होते हैं? बरतानिया के शहनशाह की गाड़ी के आगे पीछे 1 2 3 गाड़ियां होती हैं सिर्फ। मैंने देखा है खुद लाइव टीवी के ऊपर। पाकिस्तान में एक चीफ मिनिस्टर जब निकलता है तो 100 गाड़ी उसके आगे पीछे होती है, और वो तमाम चमचे, कड़छे, चपलूसी, वो सब अपनी गाड़ियां भी लेके घूम रहे होते हैं। पेट्रोल किसका है? पाकिस्तान का। तनख्वाह किसकी ले रहे हैं? पाकिस्तान की। जहां जा रहे वहां भी पाकिस्तान का खाना पीना, जब घर से निकले वहां भी पाकिस्तान का खाना पीना। तो पाकिस्तान तो कोई मनी प्रोड्यूसिंग कोई मशीन तो नहीं है ना। पाकिस्तान एक मुल्क है जिसको चलाने के लिए लोग बैठे हैं। अगर लोग आपके 100% करप्ट हैं, वो सहूलियात आपने मिनिस्टरों को, प्राइम मिनिस्टर को, सदर की बात आई है तो मैं अभी इधर ही नसीर साहब आप मुझे इजाजत दें 1 मिनट के लिए। पाकिस्तान का सदर जब इसका अरसा पूरा होने वाला होता है तो एक पाकिस्तान के एयरफोर्स 1 त्यारा निकालता है, और वहां पे अपनी पूरी फैमिली, माली,
रोटी पकाने वाले, झाड़ू मारने वाले, जी अपने तमाम रिश्तेदार पाकिस्तान के अंदर, और जो पाकिस्तान के बाहर रहते उनको भी इकट्ठा इसने किया और उम्रा करने चले गया। तो जी क्या अल्लाह ताला को कोई धोखा दे सकता है? जी जी वाह अगर तू इतनी बड़ी बेईमानी करना चाहता है पाकिस्तान का सदर होके जी कि पाकिस्तान के पैसे से तू हज उम्रे भी करना चाहता है और अपने रिश्तेदारों को भी करवाना चाहता है, मालियों को भी, नौकरों को भी, चपरासियों को भी, तो तू तो बहुत बड़ा गुनाह, तुमने सबसे बड़ा गुनाह अजीम किया है। जी मुल्क के साथ गद्दारी की है। जी पाकिस्तान वो गरीब मुल्क जिसके साथ तुमने गद्दारी की है, जी वो तुम्हारे हज उम्रे किस काम के, ना तुम्हारी नमाजें कबूल होती हैं जी होंगी, ना तुम्हारा हज कबूल हुआ होगा, ना तुम्हारी उम्रे, तो क्यों गद्दारी की है पाकिस्तान के साथ? जी ये हर बंदा कर रहा है नसीर साहब, पाकिस्तान के अंदर हर बंदा कर रहा है। ये वजीर आजम अपने काम के लिए लंदन जाता है, जी वो एक बहुत बड़ा ठग जो वहां बैठा है उसको मिलता है, उधर से फैसले दिलवाता है। जहाज किसका है? पाकिस्तान का जहाज जा रहा है, जी वहां से 20 दिन रहता है, 10 दिन रहता है, 5 स्टार होटलों के खर्चे, खाना पीना, रिश्तेदार, इसकी 4 बीवियां हैं, सबसे मुलाकात शात करके खा पी के पाकिस्तान के अंदर करोड़ों रुपए, कोई है जो इसकी इंक्वायरी कराए जी कि एक एक दौरे के ऊपर करोड़ों रुपए, अरबों रुपए लगे हैं? किसके? पाकिस्तान के। जी पाकिस्तान के लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं, रहने के लिए कुछ नहीं, सड़कों पे मासूम बच्चियां मिट्टी कुटी में जी भरी हुई, उनके चेहरे सालों से नहाए नहीं है बच्चे, वो जी सड़कों पे बैठे हुए हैं। और ये जो है, ये मदारी जो है, मदारी, और दूसरा उसके साथ ऊपर जरदारी है, जी ये लोगों ने इस हमारे मुल्क को चाट दिया, चाट दिया है। मुल्क आपका खत्म है, कोई पैसा नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई इंसाफ नहीं है, कोई किसी जगह कोई काम जिम्मेदारी से नहीं कर रहा। तो आप कंपेयर करें इंडिया के उस चीफ मिनिस्टर से जी और इंडिया के वजीर आजम से। आप मत भूलें नसीर साहब, जी आप इंडिया के वजीर आजम का खाना पीना, चलना फिरना, कपड़े जूते देखें, जी आम आदमी की तरह उसके जूते कपड़े होते हैं। जी वो पेंट कोट टाइयां पहन के पाकिस्तान के पैसों से, पाकिस्तान की पैसे से आराम नहीं खा रहा। वो मैं आपको बताऊं, उसकी मैंने पढ़ा अखबार में, मोदी जब ब्रेक होती है दिन को कैंटीन पे जाता है, जो वहां पे वजीर आजम हाउस की कैंटीन है, वहां जाके खाना मांगता है, पैसे देता है कैश, जी और खाना लेके खाता है, और जो बचता है पैसे लेके भी आता है। ये है इंडिया, 130 करोड़ मुल्क के वजीर आजम की कहानी। जी और ये दिल्ली का जो है, कई करोड़ लोगों की चीफ मिनिस्टर है वो दिल्ली का, जी और उसकी शक्ल, उसके कपड़े आपने देखे, जी जो जूते उसने पहने हुए, हमारे शायद मजदूर भी ना पहनते हो। ये है मुल्क से वफादारी का एक अक्स, एक इमेज, एक फोटो। तो नसीर साहब 75 साल हमारे साथ ये नहीं हुआ, 75 साल में एक शख्स भी नहीं निकला जो इस तरह की चीजें करके दिखाता, और पाकिस्तान आज बहुत बड़ा मुल्क होता। जी वहां पे जो हमारे साथ जुल्म हुए हैं वो किसी मुल्क में नहीं हुए, लेकिन पाकिस्तान को ये लोग खा गए, सियासतदान खा गए, आपके तमाम ब्यूरोक्रेट्स इसको खा गए, आपके तमाम जजेस इस पाकिस्तान को खा गए, और आपके तमाम मिलिट्री के ऑफिसर जनरल जिनके पास 20-20 गाड़ियां, बंगले, कोठियां, नौकर चाकर सब फ्री, और पाकिस्तान को चलने में नहीं दे रहे। तो ये नसीर साहब, ये इस तरह की कहानी है जो हकीकत पर मबनी है, और ये पाकिस्तान ठीक नहीं होने वाला। एक बंदा आया था जिसने कहा इसको मैं ठीक करूंगा, उसने कहा चोरों डाकुओं की दौलत वापस लाऊंगा, इन लुटेरों के जेलों भेजूंगा, और मैं इंसाफ से इस मुल्क में इंसाफ लाऊंगा। और उसको उसका असर देख रहे आप, जो उसका असर किया है। 200 केस बनाए हुए हैं, गोलियों से मरवाने की कोशिश की गई, उसके घर लूटा गया, उसके बंदों को मारा कूटा गया पाकिस्तान के अंदर। ये पाकिस्तान के इदारे थे ना, तो बंदे तो हमारे थे, वो हमारी माई बहनें बच्चियां थी, हमारी जवान बच्चियों को जेलों में रखा हुआ है, उनके साथ ज्यादतियां हो रही हैं, कोई बोल नहीं रहा, कोई बोल नहीं रहा। तो नसीर साहब, आप मत मिसाल दें पाकिस्तान की और तरक्की याफ्ता ममालिक की, इसलिए कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क था जिसके ऊपर बड़े बड़े डाकुओं का कब्जा हो गया और तमाम जानदार लोगों को दबा दिया गया। मैंने बहुत दफा मिसाल दी है कि पाकिस्तान बनाने वाले कौन थे जी। कौन सी हुकूमत बनी थी पहले जिन्होंने बोला था हम चाय की पहली इस पाकिस्तान से नहीं पियेंगे? वो कौन लोग थे? वो भी मुसलमान थे, वो भी पाकिस्तानी थे, लेकिन उन्होंने बनाया था पाकिस्तान, इसलिए उनके दिल के अंदर दर्द था इस मुल्क का, हम इस मुल्क को तरक्की करवाएंगे, लेकिन उनको गैर करवा दिया गया 2 साल के अंदर। तो नसीर साहब, ये कौमें जितनी तरक्की याफ्ता हुई है, ये सब लोग इसी तरह ही तरक्की उन्होंने की है, जिस तरह के आपने चीफ मिनिस्टर दिल्ली की मिसाल दी है, या मैंने आपको वज़ीर आज़म इंडिया की मिसाल दी है। क्योंकि आपने माशाल्लाह 8-9 मिनट में 2-3 वाक़यात ऐसे बताए कि दिल रंजीदा हो गया है, बहुत गमगीन कर दिया आपने कि वो उम्रा वो हज किस फ़ायदा
किस चीज से कि भी अगर मुल्क की दौलत लूट के अगर उम्रे और हज करने चले जाएं, या हम बाहर जाके शादी ब्याह वलीमे करें, या हम कनाडा में जाके जो वहाँ आबशार देखें। बहुत सारे हमारे जजेस भी इस वक्त बैरून मुल्क चले गए। अच्छा, ये कभी सुना है कि यहाँ खानसामा रखा हो? आप स्वीडन में, आप भी माशाल्लाह साहिब हैसियत हैं, कभी सोचा होगा कि आपने कभी नहीं। खानसामा भी लेके जाना है, बावर्ची भी लेके जाना है, और दूसरी सहूलियात भी लेनी है? और कभी ये देखा कि जजेस के लिए रास्ते बंद हो जाए? कि वहाँ हमारे तो वहाँ जजेस जनरल जब आते हैं तो रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। ऐसी कौम ने किस तरह तरक्की करनी है? नसीर साहब, यकीन करें रोना आता है। जी जी हम तरक्की याफ्ता ममालिक में बैठे हैं, जी यहाँ जब इन लोगों को हम देखते हैं कि ये कितनी सादगी से जिंदगी गुजारते हैं। जी हमारा वजीर आजम, जो वजीर आजम था भी नहीं है, वो चला गया, बहुत साल हो रहा, 8-10 साल। जी तो वो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ था और उसने घुटने के ऊपर घुटना डाल के, ऐसे जैसे हम लोग आराम से बैठते हैं तो जी एक पाँव एक टांग जो है जी दूसरी जी टांग के ऊपर रखते हैं, जी तो उसके बूट जो था नीचे, वो नीचे से फटा हुआ था। जी और उस अखबार वाले ने फोटो खींचा और अखबार में दे दिया जी कि स्वीडन के वजीर आजम के ये देखो बूट फटे हुए। तो उसने जी कहा ये मेरा जाती मामला है, मैं रिपेयर नहीं करवा सका, वाह, तो करवा लूंगा। आप अंदाजा लगाएं, यहाँ से एक छोटी सी मिसाल, उसी वजीर आजम का एक दफा वो अपनी कालीन झाड़ रहा था अपने फ्लैट के ऊपर, उसके पास कोई बंगले कोठियां कारें नहीं थी, कोई ये 100 कनाल के मोहल्लों में नहीं रहता था, एक गांव फ्लैट जैसे मेरा फ्लैट है, इस तरह फ्लैट में कहीं कालीन अपनी ऐसे झाड़ रहा था गर्मी में, तो नीचे से किसी ने फोटो खींच लिया। देखो इस मुल्क का इतना अजीम, इतना तरक्की याफ्ता, दुनिया की एक बेहतरीन आप कहें कि वेलफेयर स्टेट, उसका वजीर आजम। तो उसने कहा ठीक है मेरा जाती काम है, ये खुद अपनी रोटी पकाते हैं, खाते हैं, पैदल जाते हैं, बाजारों में जाते हैं, सौदे खरीदते हैं, कोई नौकर इनका नहीं होता, कोई किचन में बावर्ची नहीं होता, कोई इनके बूट पॉलिश करने वाला नहीं होता, ये खुद पॉलिश भी खुद करते हैं। ये नसीर साहब एक रास्ता था मुल्क को तरक्की देने के लिए। और मुसलमानों का तो हम कुरान का नाम लेते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, हाथ जुमरे करते हैं, सब झूठे, बदनीति से, अंदर से मुनाफिक, बाहर से गज गज लंबी दाढ़ी, उसको हाथ मारते हैं। ये मुसलमान नहीं होते। मुसलमान वो हैं जो कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह को मानते हैं, और अल्लाह ही इस कायनात का खालिक और मालिक है। किसी ने, पीर ने, राजे शाह ने तुम्हें ना, किसी हमें नहीं देनी जन्नत, और किसी ने हमें वहां जाके सिफारिश नहीं होने देनी कि मैं पीर हूं तो मैं बख्शा जाऊंगा। यहाँ पे हमने वो पीर भी देखा जो कहता था मैं तुम्हें उंगल पकड़ के जन्नत ले जाऊंगा, जो खुद मरा तो लोगों को कह रहा था मुझे बचाओ, मेरे लिए दुआ करो। ये पीरों की असलियत होती है। हम मुसलमान नहीं रहे, मैं सच्ची बात आपसे कर रहा हूँ, हम मुसलमान नहीं रहे। जब मुसलमान नहीं रहे तो फिर सब चीजें हमने गंवा दी जो हमारी मुसलमानों को दी गई थी। जो अल्लाह के साथ एक अल्लाह का बंदा होना कितनी बड़ी ताकत है, वो हमने गंवा दिया। हम लोगों के सामने लेट गए, हम कब्रों के ऊपर लेट गए, हम चादरें चढ़ाना शुरू हो गए और वहां से मांग रहे हैं, ये दाता बन गया, कोई फलां बन गया, वो ढींग बन गया। कोई दाता माता कुछ नहीं है, इंसान के अंदर सब इंसान है, और वहां सब ने मरना है, और किसी ने उठाना नहीं है कब्र के अंदर। ना कब्र में कोई नमाज पढ़ने की जगह है कि उधर नमाज पढ़ रहे थे। ये सब फ्रॉड है। अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत इज्जत दी, और हम मुसलमान हैं, आप मुसलमान हैं, हमें बहुत इज्जत मिली हुई है। जो कुरान अल करीम पढ़ के उसका मतलब समझ के जिंदगी गुजारते हैं, वो दुनिया के अजीम लोग हैं। और जन्नत में भी मैंने आपको मिसाल दी थी कि अल्लाह ताला, वो कौम है जो है, जब असहाब तबूक एक ऐसी कौम भी आएगी जिनके सामने अल्लाह ताला का नूर आगे आगे जा रहा होगा। लोग पूछेंगे ये कौन सी कौम है या अल्लाह? उन्हें बोले ये वो लोग हैं जो मेरा कुरान पढ़ते थे जिंदगी के अंदर, और रात दिन उसको याद करते थे, कुरान पढ़ते थे और दुआएं मांगते थे। नसीर साहब, अगर आपकी कौम ने तरक्की करनी है, पाकिस्तान ने, ये तमाम लोग जो इस मुल्क को खा गए, उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। जड़ी बूटियां आप जमीन से निकालनी पड़ेंगी जो फसल को खा रही हैं। तमाम कीड़े मकोड़े जो फसल को खा रहे हैं, पाकिस्तान को खा रहे, उनको निकालना पड़ेगा। इसकी फिर एक आबियारी की जाएगी, फिर उसकी हिफाजत की जाएगी कि कोई इसको खा ना सके दोबारा। ये इन कौमों ने ये किया है, और आज ये सुपर ताकत जो बन गए ना, हम इनसे झाड़ू, हम इनके पाँव चाटते हैं पैसे दो, पाँव चाटते हैं पैसे दो, घुटने टेकते हैं पैसे दो। शर्म बेगैरती से, शर्मसारी से लानत अल्लाह की गिरी हुई है हमारे ऊपर। लेकिन इन्होंने तो बड़ी मेहनत की हुई है। ये तो पैदल आते हैं। अच्छा। आप यकीन करें, बड़े बड़े अफसर यहाँ पैदल आते हैं, मैंने खुद देखा है, पैदल आते हैं, बसों पे आते हैं, साइकिलों पे जाते हैं, और इनकी अपनी कारें होती नहीं है।
ठीक। तो आप कंपेयर कैसे करेंगे कि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा? अच्छा ठीक है, मैं इस तरह है कि आपने माशाल्लाह 15 मिनट में आज खूब गर्जे बरसे हैं और हक पे बरसे हैं। आपने 2-4 मिसालें दी हैं, आप इस तरह की मिसालें ज़रूर देते रहा करें, जिस तरह सीरिया की मिसाल दी, आपने स्वीडन के वज़ीर आज़म की मिसाल दी, आप हमारे सदर की भी मिसाल दे दी कि वो किस तरह जहाज़ भर के चले गए। क्योंकि प्रोग्राम लंबा हो रहा है तो मैं अगले प्रोग्राम में आपसे बात करूँगा, हम इस्लामी मुल्क हैं, क्या वजह जब इस्लामी त्यौहार आते हैं, इस्लामी महीने आते हैं, तो हमें परेशानी हो जाती है सिक्योरिटी की, अपनी हिफाजत की, अपने हम पुलिस ले आते हैं, बाद दफ़ा रेंजर ले आते हैं, बाद दफ़ा फ़ौज को भी ले आते हैं। एक इस्लामी मुल्क जहाँ 99% मुसलमान रहते हैं, वहाँ भी हमें सिक्योरिटी का मसला है, इस पे भी मैं आपसे प्रोग्राम लूँगा। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त आपने तबसरा किया। नाज़रीन, यकीनन हमारे अब्दुल क़य्यूम साहब हैं, साफ-सुथरी बात कर देते हैं, दिल की बात कर देते हैं कि अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है, तो उन्होंने जिस तरह कहा है कि जड़ी-बूटियों को फेंकना होगा, आबियारी करनी होगी, इसके इर्द-गिर्द बाड़ लगानी होगी और कुरान के मुताबिक अमल करके ज़िंदगी गुज़ारनी होगी, तब भी हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा। आपका बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। नसीर को इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।